हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर स्टडी ऑफ सेल कोशिका विज्ञान का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है लवक, प्लास्टिड। लवक केवल पौधा की कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा है। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, वर्णिक लवक, क्रोमोप्लास्ट तथा अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में संपन्न हो जाती है। हरित लवक मुख्यतः हरित पौधों के मेसोफिल कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। यह दोहरी चिकनी झिल्ली परगम्य होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त गुहा को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचनाओं को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली के बीच बीच चपटी एवं पीड़िताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे थैलेकोइड कहते हैं। थैलेकोइड प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। थैलेकोइड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। थैलेकोइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को कॉन्टोसोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है और यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, वर्णिल लवक, क्रोमोप्लास्ट। इसे रंगीन लवक कहा जाता है। पौधों में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए वर्णिल लवक ही उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णिल लवक: गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल, पपीते का पीला रंग कैरिकोजैंथीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन। नेक्स्ट पॉइंट, सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णिल लवक वसा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में ही पाए जाते हैं। हरित लवक वर्णिल लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णिल लवक हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। नेक्स्ट, अवर्णिल लवक, ल्यूकोप्लास्ट। यह लवक पौधों के उन भागों के कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। जड़, भूमिगत तना में यह लवक मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रह करती है। यह लवक कई प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च संग्रह करने वाला; प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन संग्रह करने वाला; एलियोप्लास्ट, प्रोटीन संग्रह करने वाला; एलाइयोप्लास्ट, वसा संग्रह करने वाला। नेक्स्ट, तोरकोए, सेंट्रोसोम। यह संरचना केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसा दिखता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है। इस संरचना को स्टेरल रे कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे सेंट्रोइल कहते हैं। सेंट्रोसोम का नामकरण टी बोवेरी के द्वारा किया गया। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट, रसधानियाँ, वैक्यूल। रसधानी कोशिका की निर्जीव रचनाएं। रसधानी मुख्य रूप से पौधों की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में काफ़ी छोटे आकार की रसधानी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर से झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों की रसधानियाँ में कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधों की कोशिका में जीव द्रव्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट, रसधानी
जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाओं का पता जीव वैज्ञानिकों ने लगाया है जो इस प्रकार हैं। स्फीरोसोम्स, इससे पौधों की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण का कार्य करता है। दूसरा, कोशिकीय पंजर साइटोस्केलेटन, यह प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु या जाल है जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। यह एक रचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति बनाए रखते हैं। तीसरा, प्रोक्सीसोम, यह संरचना पौधे में प्रकाशीय शोषण में मदद करता है। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी उत्पादन होता है। चौथा, माइक्रोट्यूब्स, यह छोटी छोटी नलिकाकार संरचना है जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। यह संरचना कोशिका को गति कराने में सहायक है। नेक्स्ट, केंद्रक न्यूक्लियस, सभी जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य के मध्य में गोलाकार या अंडाकार आकृति होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावा वृक्क आकृति जैसा, घोड़े के पैर आकृति जैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता है। केंद्रक की आकृति कोशिका की क्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक केंद्रक की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप, यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को पेनिक्यूलर स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत अंतर्द्रव्य जालिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं जिन छिद्रों से कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोरोप्लाज्म और न्यूक्लियर स्पेस, केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को ही केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तीसरा, क्रोमेटिन जाल, केंद्रक द्रव्य में महीन धागों का बना जाल क्रोमेटिन जालिका कहलाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन जालिका दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रिका न्यूक्लियस, केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका, विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है जो सभी पौधा तथा जंतु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिका यूकैरियोटिक तरह की नहीं थी। उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। पहला, प्रोकैरियोटिक कम विकसित कोशिका है, इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है और इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक वास्तविक केंद्रक युक्त होते हैं। तीसरा, प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में भी ये सभी संरचनाएं मौजूद रहती हैं। चौथा, प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं तथा इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसका
DNA हिस्टोन प्रोटीन युक्त होते हैं। 5वां, प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं जबकि यूकैरियोटिक में 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। 6ठा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में यह उपस्थित रहता है। 7वां, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है परंतु वह सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, प्लांट और एनिमल कोशिका। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक है और लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती है। कुछ कोशिकीय संरचनाओं के दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर। पहला, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। जंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा, पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा, पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होती है। चौथा, कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित रहती है। 5वां, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। 6ठा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। 7वां, पादप कोशिका की रसधानी काफ़ी बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका की रसधानी काफ़ी छोटी होती है। 8वां, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 9वां, पादप कोशिका में सिलिया जैसे प्रचलन अंग का निर्माण नहीं होता है। सिलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, विसरण और प्रसरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। विसरण, द्रव, गैस तथा विलेय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाए। विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं जहां उन अणु की सांद्रता कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र में होने वाले अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र रहता है। विसरण का उदाहरण, विसरण द्वारा गैस का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। दूसरा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। तीसरा, विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। चौथा, इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। 5वां, स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। यह विसरण द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या कम दूरी तक ही होता है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थ का विसरण तेज गति से होता है और बड़े आकार का धीमी गति से। नेक्स्ट, प्रसरण, ऑस्मोसिस। प्रसरण की प्रक्रिया में जल के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। प्रसरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रसरणी दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपरागम्य झिल्ली से होने वाले जल या विलायक के गमन को रोक देता है। प्रसरण दाब विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं का सीधा समानुपाती होता है। प्रसरण के उदाहरण, प्रसरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। दूसरा, पौधों के कोशिका में जल का संचालन प्रसरण द्वारा ही होता है। तीसरा, प्रसरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीत रहते हैं जिससे वह अंग
अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। चौथा, पौधे के पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण प्रसारण के द्वारा ही होता है। पांचवा, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में प्रसारण की मुख्य भूमिका है। प्रसारण का कोशिका के साथ संबंध। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है जिसकी अपनी एक निश्चित प्रसरणी दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन की तुलना 3 प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिणाम निकल कर आते हैं वह इस प्रकार हैं। समप्रसारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रसारण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है, उसे समप्रसारी विलयन कहा जाता है। समप्रसारी विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, अल्पप्रसारी विलयन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रसारण दाब कोशिका रस से कम होती है, उसे अल्पप्रसारी विलयन कहते हैं। अल्पप्रसारी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन बढ़ जाता है। अल्पप्रसारी विलयन में जल का कोशिका में प्रवेश करना अंतःप्रसरण कहलाता है। तीसरा, अतिप्रसारी विलयन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता एवं प्रसारण दाब कोशिका से अधिक होता है, उसे अतिप्रसारी विलयन कहते हैं। अतिप्रसारी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन घट जाता है। अतिप्रसारी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकलना बाह्य प्रसारण कहलाता है। बाह्य प्रसारण के कारण कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद जीव द्रव्य संकुचित होकर कोशिका के एक कोने में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पद। अंतःशोषण, इम्बिबिशन। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, लकड़ी, सूखे बीज जल अधिशोषित कर फूल जाते हैं। दूसरा, सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब पदार्थों के स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होता है तो इस परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब पदार्थों का परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। चौथा, एंडोसाइटोसिस। एक कोशिकीय जीव की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पांचवा, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अगर अल्पप्रसारी विलयन में रख दें तो अंतःप्रसारण के कारण जीव द्रव्य पुनः अपने पहले वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है: असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन। इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है और बीच से टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य का 2 भागों में विभाजन होता है और प्रत्येक भाग एक एक केंद्रक को घेर कर 2 कोशिकाएं बना लेती हैं। असूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है और न ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। दूसरा, समसूत्री विभाजन। इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका विभाजन जंतु तथा पौधे के कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन के 2 अवस्था है, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, जंतु कोशिका में टेलीफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव्य बीचों बीच अंदर धंसकर 2 भाग में बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीव द्रव्य में पुनरुद्भवन तथा घाव का भराव इसी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन।
यह विभाजन जनन कोशिका के परिपक्व हो जाने पर होता है। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक जैसे शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका बनते हैं जो जनन की प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण को रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस 1 कहा जाता है, दूसरा चरण को होमोटाइपिक डिवीजन या मियोसिस 2 कहा जाता है। तो ये थे स्टडी ऑफ सेल, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।